नमस्कार सभी को। एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाने लग रहा हूं और कंप्यूटर में हमारा टॉपिक चला हुआ था सॉफ्टवेयर में मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूं हमने इससे पीछे वाली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। सॉफ्टवेयर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। सॉफ्टवेयर क्या होता है मैंने आपको बताया था, जिसको हम न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, वो है सॉफ्टवेयर। इससे पहले मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के दो मुख्य घटक होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हमने कंप्लीट कर लिया था और सॉफ्टवेयर हमने स्टार्ट किया था, जिसे हम न तो देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। पहली बात, सेट ऑफ प्रोग्राम्स अर्थात प्रोग्रामों का समूह है सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है। कंप्यूटर कार्यों पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, कंप्यूटर कार्य पर नियंत्रण रखता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, नियंत्रण रखता है। इसके बाद हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा था। फर्स्ट था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, फर्स्ट था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूं, ये मैंने आपको बताया था जिनका कंप्यूटर में होना अनिवार्य है, अर्थात इनके बिना काम नहीं चलता, कंप्यूटर इनके बिना नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बताए थे मैंने आपको, सबसे पहला था ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इनके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, इनका होना कंप्यूटर में अनिवार्य है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद मैंने आपको बताया था लैंग्वेज कन्वर्टर, इनका होना कंप्यूटर में अनिवार्य है, लैंग्वेज कन्वर्टर। थर्ड बताया था मैंने आपको लिंकर। फोर्थ था हमारा लोडर, ये था हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनका होना कंप्यूटर में अनिवार्य है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या है, इनका जरूरी नहीं कि इनका होना अनिवार्य है। ठीक है, यूजर अपने जरूरत के अनुसार इन्हें इंस्टॉल या डिलीट करता है। ठीक है, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें एग्जांपल बताए थे मैंने आपको, एमएस ऑफिस। ठीक है, फोटोशॉप, ब्यूटी प्लस, इस तरह के जिनके बिना कंप्यूटर चल सकता है या अनिवार्य होना ज़रूरी नहीं है। यूज़र अपने ज़रूरत के अनुसार इन्हें इंस्टॉल या डिलीट करता है। ठीक है, वो होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद मैंने बताया था आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो यूजर और हार्डवेयर के बीच संबंध स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच संबंध स्थापित करता है, अर्थात हार्डवेयर की बातें हमें समझाता है और हमारी बातें हार्डवेयर को समझाता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया था इसके कार्य में क्या क्या पढ़ा था हमने। फर्स्ट था हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट, जो भी हम इनपुट डालते हैं सीपीयू में प्रोसेस करने के लिए, तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या करेगा? एक एक करके सीपीयू में भेजेगा उसमें प्रोसेस करवाने के लिए। ये कार्य किसका है? प्रोसेस मैनेजमेंट का। इसके बाद सेकंड है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मैंने आपको बताई थी। मेमोरी मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था, इसमें ये जगह खाली देखेगा और वहाँ पे इनपुट को स्टोर कर देगा। ठीक है, इनपुट को स्टोर कर देगा, ये था मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य। थर्ड हमने पढ़ा था फाइल मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा था? फाइल मैनेजमेंट का कार्य है, ये जो हम इनपुट डालते हैं, जो डेटा है उसको सुरक्षित रखेगा। फाइल मैनेजमेंट उसको सुरक्षित रखेगा। और इसका और क्या कार्य है? जो भी डेटा है स्टोर हुआ है उसका प्रयोग के समय ये सेकेंडरी मेमोरी से इनपुट डेटा को उठा के लेके आएगा और प्राइमरी मेमोरी में लेके आएगा। ये कार्य है फाइल मैनेजमेंट का, ये हमने पढ़ लिया था। फोर्थ था हमारा डिवाइस मैनेजमेंट का क्या कार्य है?
डिवाइस मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था ये इनपुट और आउटपुट पर नियंत्रण रखता है। डिवाइस मैनेजमेंट क्या है, इनपुट और आउटपुट पर नियंत्रण रखता है, अर्थात जो हम इनपुट डालते हैं उनको रिसीव करता है और जो हम आउटपुट चाहते हैं उनको सेंड करता है। उस पर नियंत्रण किसका है, डिवाइस मैनेजमेंट का नियंत्रण है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको इसके इंटरफेस बताए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस, इसके इंटरफेस थे दो, CUI और सेकंड था हमारा GUI। CUI की फुल फॉर्म बताई थी मैंने आपको, करैक्टर यूजर इंटरफेस। करैक्टर यूजर इंटरफेस। GU की बताई थी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI में क्या था, CUI में था, CUI में क्या था, जो भी CUI इसमें जो भी हमें चाहिए उस पर इसमें कमांड को लिखना पड़ता था। ठीक है, कमांड को लिखना पड़ता था। CUI में कमांड लिखनी पड़ती थी। जैसे हमने कैमरा ओपन करना है तो कमांड में हमने लिखना था ओपन कैमरा, ओपन कैमरा, तब जाके कैमरा ओपन होता था। इसमें कमांड को लिखना पड़ता था CUI में। ठीक है, या हमें जैसे व्हाट्सएप ओपन करना तो लिखना पड़ता था ओपन व्हाट्सएप, ओपन व्हाट्सएप। इस तरह से कमांड हमने लिखनी पड़ती थी। ठीक है, कमांड हमने लिखनी पड़ती थी, वो है CUI करैक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें मैंने एग्जांपल को बताया था, जैसे यूनिक्स, MS DOS, ये मैंने आपको एग्जांपल बताए थे। यूनिक्स की बात करूं, यूनिक्स क्या है, CUI है करैक्टर यूजर इंटरफेस। इसकी मैंने आपको बताई थी, इसका निर्माण कब किया गया, 1959 में यूनिक्स का निर्माण किया गया। किसके द्वारा, डेनिस रिची और कैन थॉमसन। डेनिस रिची और केन थॉमसन। ठीक है, ये मैंने आपको बताई थी, केन थॉमसन। किसका निर्माण किया इन्होंने, यूनिक्स का। कब किया, 1959 में यूनिक्स का निर्माण किया डेनिस रिची और केन थॉमसन। ये सी लैंग्वेज पर आधारित थी, यूनिक्स। ठीक है, जो CUI का एग्जाम्पल है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको, MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर इसके बाद बात आई थी GUI की, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें क्या था, इसमें था पिक्चर बनी होती थी या आइकन, पिक्चर या आइकन बने होते थे। ठीक है, पिक्चर या आइकन बने होते थे। अगर मैं इन पर क्लिक कर दूं, पिक्चर या आइकन पर क्लिक करने के बाद वो ओपन हो जाती थी। ठीक है, इसमें हमने कमांड नहीं लिखनी पड़ती थी। किसमें, GUI में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमने कमांड नहीं लिखनी पड़ती थी। ठीक है, इसमें क्या था, पिक्चर या आइकन बने होते जिस पर हम क्लिक करते थे तो वो ओपन हो जाता था। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, विंडो हो गया, एंड्रॉयड हो गया, विंडो, एंड्रॉयड, iOS जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस तरह से एग्जाम्पल हमने किस में पढ़े थे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। इसके बाद हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। सबसे पहला प्रकार था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था, जो भी हम कार्य करते थे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम उन कार्यों का समूह बनाकर उसमें CPU में प्रोसेस होने के लिए भेजता था। CPU में प्रोसेस होने के लिए भेजता था। और एक बार हमने जो कार्य भेज दिया, जब तक वो पूरा नहीं होता उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है, वो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था, जैसे बिल पेमेंट। ठीक है, जैसे बिल पेमेंट, इसमें एग्जांपल पढ़ा था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसके बाद हमने पढ़ा था सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर में एक समय में केवल एक यूजर कार्य कर सकता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था विंडो। ठीक है, इसके बाद था मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या पढ़ रहे थे, एक समय में एक से ज्यादा यूजर कार्य कर सकते हैं। इसका एग्जांपल पढ़ा था हमने यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स जो डेनिस रिची और केन थॉमसन ने इसका निर्माण किया था 1959 में, जो C लैंग्वेज पर आधारित थी। ठीक है, C लैंग्वेज पर आधारित थी। इसके बाद मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमने पढ़ा था सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में केवल एक कार्य हो सकता है। ठीक है, उसके बाद था हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक समय में एक से ज्यादा कार्य हो सकते हैं, वे थे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हमने पढ़ा था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। वास्तविक समय में कार्य को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो इसके एग्जांपल की बात करूं तो मैंने आपको बताया थे, रोबोट टाइप के हो गए,
रोबोट है या बॉम्ब है, ठीक है, या बॉम्ब है, ठीक है। इस तरह से इसका एग्जांपल है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद मैंने आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको कुछ बताए थे, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम थे हमारे यूनिक्स, लिनक्स की बात बताई थी मैंने आपको। लिनक्स में क्या बताया था मैंने आपको, इसका निर्माण किसने किया था, लाइनस टोरनोड के द्वारा, टोरनोड, ठीक है, टोरनोड के द्वारा इसका निर्माण किया 1991 में, ठीक है, 1991 में, जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थात फ्री है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है, जो CUI और GUI दोनों है, CUI और GUI दोनों है, ठीक है, क्या, लिनक्स, ठीक है। इसके कुछ प्रकार पढ़े थे हमने, रेड हैट हो गया, रेड हैट उबंतु और लिनक्स मिंट। इसके बाद हमने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की और बात की थी, जैसे बोस, भारत का है जो बोस, इसकी फुल फॉर्म थी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। इसके बाद एंड्रॉयड, विंडो, ब्लैकबेरी, iOS जो एप्पल वालों का है ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS, मैक, इस तरह से हमने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिए थे। ये थे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सेकंड एग्जांपल बताया था मैंने आपको, लैंग्वेज कन्वर्टर। इसमें इसको पढ़ेंगे लैंग्वेज कन्वर्टर को। लैंग्वेज कन्वर्टर की बात करूं मैं, लैंग्वेज कन्वर्टर में हम लैंग्वेज को पढ़ेंगे और इसके कन्वर्टरों को पढ़ेंगे, ठीक है, इसके कन्वर्टरों को पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा लैंग्वेज कन्वर्टर। अगर मैं बात करूं लैंग्वेज कन्वर्टर किस तरह का सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज कन्वर्टर हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अर्थात इसका होना अनिवार्य है। लैंग्वेज कन्वर्टर का होना अनिवार्य है, इसके बिना कार्य नहीं चल सकता, क्योंकि हमारा कंप्यूटर है जो वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज को, और हमें मशीन लैंग्वेज नहीं आती। इसका मतलब हमारी लैंग्वेज को बदलकर कंप्यूटर को समझाता है लैंग्वेज कन्वर्टर, ठीक है। और कंप्यूटर की लैंग्वेज को बदलकर हमें समझाता है, तो वो कौन है, लैंग्वेज कन्वर्टर है, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं हम लैंग्वेज कन्वर्टर। ठीक है, लैंग्वेज कन्वर्टर। सबसे पहली बात करूं, लैंग्वेज कन्वर्टर यह है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह हमारी बातों को कंप्यूटर को समझाता है, और कंप्यूटर की भाषा को हमें समझाता है, ठीक है, हमें समझाता है। लैंग्वेज कन्वर्टर का क्या कार्य है, हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाता है, और जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो हमें समझाता है। कंप्यूटर जो यह केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है, केवल मशीन लैंग्वेज को, ठीक है, मशीन लैंग्वेज को समझता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज को समझता है कौन, कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज जिसे बाइनरी डिजिट भी कहते हैं, बाइनरी डिजिट कितनी होती है, 0 और 1। 0 का अर्थ क्या है, ऑफ, और 1 का क्या अर्थ है, ऑन, ठीक है। केवल मशीन लैंग्वेज जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, कंप्यूटर केवल उसको समझता है। लेकिन ये कोडेड भाषा है, ये कोडेड भाषा सभी को तो नहीं आती, ठीक है, सभी को नहीं आती, तो किसी को आती है, ठीक है, किसी को आती है। इनको मान लो किसी को नहीं आती, ठीक है, किसी को नहीं आती, तो इसको बदलकर कंप्यूटर को जो 0 और 1 की लैंग्वेज है, इसको बदलकर यूजर को समझाता है, ठीक है, इसको बदल देता है, यूजर को समझाता है,
और यूजर की जो लैंग्वेज है, मान लो कुछ भी नाम लिखा, मान लो यूजर ने एप्पल लिखा, ठीक है, एप्पल कंप्यूटर नहीं समझता, एप्पल कंप्यूटर नहीं समझता, इसको कोडेड लैंग्वेज, मान लो एप्पल के कोडेड लैंग्वेज है 0110 इस तरह से कुछ भी, तो वो इसको इसमें मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। कौन? लैंग्वेज कन्वर्टर, ठीक है, उसमें बदल देता है। यह यूजर की भाषा को कंप्यूटर को समझाता है, ठीक है। इस तरह से हमारी लैंग्वेज कन्वर्टर है। अगर लैंग्वेज कन्वर्टर की बात करूं, लैंग्वेज कन्वर्टर कितने होते हैं? लैंग्वेज कन्वर्टर हमारे कंप्यूटर में है 3, ठीक है, हमारे कंप्यूटर में है 3। फर्स्ट लैंग्वेज कन्वर्टर है हमारा असेंबलर, ठीक है, असेंबलर कन्वर्टर। सेकंड है हमारा, सेकंड लैंग्वेज कन्वर्टर है हमारा इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज कन्वर्टर। थर्ड है हमारा कंपाइलर लैंग्वेज कन्वर्टर, ठीक है। ये 3 हमारे कंप्यूटर में लैंग्वेज कन्वर्टर होते हैं जो लैंग्वेज को चेंज करता है, ठीक है। इसका कार्य अलग है, इसका कार्य अलग है, इसका कार्य अलग है। इनको समझने से पहले हमको लैंग्वेज का पता होना जरूरी है, हमारी कौन कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है, किस लैंग्वेज को कौन सा कन्वर्टर बदलता है। इससे पहले हम क्या करेंगे? लैंग्वेज को पढ़ेंगे, ठीक है। मोटी मोटी सी बातें बता देता हूं मैं आपको एक बार लैंग्वेज के बारे में, फिर हम लैंग्वेज पढ़ के फिर हम देखेंगे कौन सा कन्वर्टर किस लैंग्वेज को किस में चेंज करता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कौन सा कन्वर्टर किस लैंग्वेज को किस में चेंज करता है। हमारा टॉपिक है लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज की बात करूँ अगर, लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर में 2 तरह से होती है। फर्स्ट है हमारी लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर में 2 तरह से बांटी गई है। फर्स्ट हमारी लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। अगर लो लेवल लैंग्वेज की बात करूं तो ये भी 2 तरह से बांटी गई है। फर्स्ट है हमारी मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज, और सेकंड है हमारी असेंबली लैंग्वेज हमारी सेकंड, ठीक है। कंप्यूटर इसे आसानी से समझता है, कंप्यूटर किसको समझता है? मशीन लैंग्वेज को आसानी से समझता है, ठीक है। कंप्यूटर के और कोई भाषा समझ में नहीं आती, केवल मशीन लैंग्वेज को समझता है। ये इसे बाइनरी डिजिट भी कहते हैं, बाइनरी डिजिट, ठीक है, बाइनरी डिजिट जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, इसे कोडेड लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है, कोडेड लैंग्वेज भी कहते हैं। किसे? मशीन लैंग्वेज को कोडेड लैंग्वेज भी कहते हैं, मशीन लैंग्वेज को कोडेड लैंग्वेज भी। जो लो लेवल लैंग्वेज 2 भागों में बांटी गई है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर से आसानी से समझता है, ठीक है, जो जिसे बाइनरी डिजिट जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, इसे कोडेड लैंग्वेज भी कहते हैं। इसको आसान बनाने के लिए, ये सभी को तो नहीं आती थी शुरू में, जब कंप्यूटर बनाए गए तो मशीन लैंग्वेज थी, सभी को नहीं आती थी, तो इसे आसान बनाने के लिए बनाई गई असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। कोडेड भाषा को आसान बनाने के लिए बनाई गई, ठीक है, बनाई गई। कौन सी? असेंबली लैंग्वेज है, जो हमारी जो कोडेड लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज है, इसको आसान बनाने के लिए, ताकि और भी बहुत सारे कंप्यूटर को चला सके, ठीक है। इसे आसान बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज बनाई गई, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म लैंग्वेज भी कहते हैं। किसे? असेंबली लैंग्वेज को। शॉर्ट फॉर्म लैंग्वेज कैसे? जैसे इसमें क्या यूज होने लगा, पहले 0 और 1 के फॉर्म में कोड यूज होते थे, ठीक है, इसमें क्या यूज होने लगा, जैसे मैंने
सब्सट्रैक्शन करना है, सब्सट्रैक्शन के लिए इसमें सब का यूज होने लगा, मल्टीप्लीकेशन करनी है तो मल यूज होने लगा, ठीक है, एडिशन करना है तो ऐड यूज होने लगा, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म यूज होने लगी, ऐड हो यूज होने लगा, ठीक है। जैसे डिवीजन भाग करना तो डिव का यूज होने लगा, इस तरह से इसे शॉर्ट फॉर्म लैंग्वेज कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म लैंग्वेज कौन सी हमारी, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज दो तरह से बांटी गई है, फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज, सेकंड है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझता है, जिसे बाइनरी डिजिट भी कहते हैं, जिसे बाइनरी डिजिट भी कहते हैं, कोडेड लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है, जो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। इसके बाद असेंबली लैंग्वेज है जिसे सभी कोडेड लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर सकते थे, ठीक है, उसको आसान बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया, असेंबली लैंग्वेज, उसका प्रयोग किया, असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसमें सब्सट्रैक्शन के लिए सब का, मल्टीप्लीकेशन के लिए मल का, डिवीजन के लिए डिव का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसके बाद आई हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, इसके बाद आई हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की बात करूं मैं, इसका प्रयोग एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है, एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, बनाने के लिए किया जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं हाई लेवल लैंग्वेज की, इसमें कौन कौन सी आती है, मान लो फर्स्ट है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज फोरट्रॉन, ठीक है। इसके बाद हमारी एल्गोल, लिस्प, अच्छा, इसके बाद कोबोल, बेसिक, पास्कल, ठीक है, पास्कल। इसके बाद C++, जावा, ठीक है। इस तरह से हमारी बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, जिनका प्रयोग एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। इसमें जो हमारी लैंग्वेज थी हमने दो भागों में बांटा है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को दो भागों में बांटा, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। जिसे कंप्यूटर आसानी से समझता है वो है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। इसे बाइनरी डिजिट भी कहते हैं, जो 0 और 1 की फॉर्म में, या कोडेड लैंग्वेज भी कहते हैं। इसके बाद आई, इसको आसान बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज आई, जिसे कोडेड भाषा को आसान बनाने के लिए असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। इसे शॉर्ट फॉर्म लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसमें शॉर्ट फॉर्म का यूज किया, जैसे डिवीजन के लिए डिव, ठीक है। फिर सभी इसको भी नहीं चला सकते थे, ठीक है, सभी को इसका भी नहीं पता था। इसको भी आसान बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया, हाई लेवल लैंग्वेज का, ठीक है। इनका प्रयोग एप्लीकेशन बनाने के लिए किया जाता है। कौन कौन सी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, फोरट्रॉन, एल्गोल, लिस्प, कोबोल, बेसिक, पास्कल, C++, जावा। इस तरह से हमारी बहुत सारी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कन्वर्टर हमने पढ़े थे, कौन सा कन्वर्टर किस भाषा को चेंज करता है, ठीक है, कौन सा कन्वर्टर किसको चेंज करता है। फर्स्ट मैंने आपको बताया था असेंबली कन्वर्टर, असेंबलर कन्वर्टर किसको चेंज करता है, यह असेंबली लैंग्वेज को किस में चेंज करता है, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में मान लो हमने शॉर्ट फॉर्म लैंग्वेज, जो शॉर्ट फॉर्म लैंग्वेज है कौन सी, असेंबली लैंग्वेज है, इसका प्रयोग किया। मान लो एडिशन के लिए हमने ऐड लिख दिया, कंप्यूटर में कमांड गई, इसको ये ऐड किसको समझ में नहीं आया, कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर तो केवल 0 और 1 की फॉर्म को समझता है, 0 और 1 की फॉर्म को समझता है कौन, कंप्यूटर, ठीक है। इसको चेंज कर देगा कौन, असेंबलर लैंग्वेज कन्वर्टर है, इसको चेंज कर देगा और मशीन लैंग्वेज में बदल देगा, ठीक है। फिर उसको जो हमने कार्य करना है वो किस में बदल के, मशीन लैंग्वेज में बदल के कंप्यूटर को समझा देगा, फिर वह कार्य हो जाएगा, ठीक है। ये था असेंबलर कन्वर्टर। इसके बाद हमने पढ़ा था इंटरप्रेटर, ठीक है, इंटरप्रेटर। मैं आपको एक बार इसको साफ करके अच्छे से समझा दूं। इसके बाद इंटरप्रेटर लैंग्वेज कन्वर्टर, ठीक है। असेंबलर जो हमारा लैंग्वेज कन्वर्टर है, यह है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, जिसे कंप्यूटर को आसानी से समझ में आ जाती है, ठीक है। सेकंड है हमारा इंटरप्रेटर, ठीक है, लैंग्वेज कन्वर्टर, इंटरप्रेटर लैंग्वेज
कन्वर्टर। थर्ड था हमारा कंपाइलर लैंग्वेज कन्वर्टर, ठीक है, कन्वर्टर, ठीक है। जो इंटरप्रेटर लैंग्वेज कन्वर्टर है, यह किसको चेंज करता है? यह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, मशीन लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। कौन? इंटरप्रेटर लैंग्वेज कन्वर्टर। जो कंपाइलर लैंग्वेज कन्वर्टर है, यह किसको बदलता है? यह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। कौन? कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इनमें डिफरेंस क्या है? कंपाइलर भी यही कार्य करता है और इंटरप्रेटर भी, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? यह है जो इंटरप्रेटर है, यह है डेटा की एक एक लाइन को पढ़कर बदलता है, ठीक है, बदलता है। मान लो हमने डेटा डाला, उसकी एक एक लाइन को पढ़ेगा कौन? इंटरप्रेटर, और एक एक लाइन को पढ़कर अलग अलग से चेंज करेगा, ठीक है, एक एक लाइन को। लेकिन जो कंपाइलर यह है एकदम पूरे डेटा को पढ़कर बदलता है। कौन? जो है कंपाइलर लैंग्वेज कन्वर्टर, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है? दोनों कार्य करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं दोनों, इंटरप्रेटर भी और कंपाइलर भी। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? यह एक डेटा के एक एक लाइन को पढ़कर बदलता है, लेकिन यह एकदम से पूरे डेटा को चेंज करता है, ठीक है। ये थे लैंग्वेज कन्वर्टर मैंने आपको बताए 3, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कौन सा है? कंपाइलर। ये थे 3 लैंग्वेज कन्वर्टर। असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, इंटरप्रेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदलता है? मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। लेकिन ये एक डेटा के एक एक लाइन को पढ़कर बदलता है। कंपाइलर है जो ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, लेकिन ये पूरे डेटा को एकदम पढ़कर बदलता है, ठीक है। ये थे हमारे लैंग्वेज कन्वर्टर। इसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे लैंग्वेज के बारे में। जो मैंने आपको हाई लेवल लैंग्वेज बताई है, हाई लेवल लैंग्वेज है जो, इनके बारे में कौन सी लैंग्वेज का कब निर्माण हुआ, किसका क्या कार्य है, कब इनका निर्माण हुआ और किसने किया, ठीक है। इस तरह से हम कुछ लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट मैंने आपको हाई लेवल लैंग्वेज बताई थी फोरट्रॉन। इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्स्ट हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है फोरट्रॉन। अगर फोरट्रॉन की बात करूं मैं, इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो क्या है फुल फॉर्म? फॉर्मूला ट्रांसलेशन किसकी है? फोरट्रॉन हमारी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगर इसकी बात करूं तो इसका निर्माण हुआ 1959 में जॉन बैकस ने, 1959 में जॉन बैकस ने इसका निर्माण किया, ठीक है, निर्माण किया। किसका? फोरट्रॉन जो लैंग्वेज हमारी फार्मूला ट्रांसलेशन, जिसका निर्माण 1959 में जॉन बैकस ने किया, ठीक है, जॉन बैकस ने किया। इसके बाद फोरट्रॉन के बारे में, फोरट्रॉन है जो, इसका प्रयोग वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के लिए किया जाता है, वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के लिए किया जाता है, ठीक है। किसका? फोरट्रॉन का प्रयोग
ठीक है, फोरट्रॉन का प्रयोग वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के लिए किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फोरट्रॉन जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, अगर हमने इसका प्रयोग कर लिया कंप्यूटर को चलाने में, ठीक है, वैज्ञानिक और गणितज्ञों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग कर लिया तो इसमें कौन सा कन्वर्टर प्रयोग किया जाएगा, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि फोरट्रॉन हाई लेवल लैंग्वेज को कौन सा कन्वर्टर चेंज करता है, तो इसको चेंज करता है कंपाइलर कन्वर्टर। कंपाइलर कन्वर्टर इसको चेंज करता है, कंपाइलर कन्वर्टर इसको चेंज करता है मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। फर्स्ट हमारी हाई लेवल लैंग्वेज थी फोरट्रॉन है हमारी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। 1959 में जॉन बैकस के द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसका प्रयोग वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें कौन सा कन्वर्टर है, कंपाइलर कन्वर्टर इसको चेंज करता है, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, इससे ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाएगा। सेकंड हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है एल्गोल, ठीक है, एल्गोल। अगर एल्गोल की बात करूं मैं, एल्गोल, ठीक है, एल्गोल की बात करूं मैं, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, एल्गोरिथम लैंग्वेज, एल्गोरिथम लैंग्वेज, ठीक है, एल्गोरिथम लैंग्वेज। एल्गोल की क्या फुल फॉर्म है, एल्गोरिथम लैंग्वेज। इसकी बात करूं एल्गोल की, तो इसका निर्माण 1958 में यूरोप के और अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा इसका निर्माण किया गया, ठीक है। एल्गोल है जो इसकी फुल फॉर्म क्या है, एल्गोरिथम लैंग्वेज। इसका निर्माण 1958 में यूरोप के और अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा निर्माण किया गया, ठीक है, किया गया। इसमें कौन सा कन्वर्टर है जो एल्गोल हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलेगा, तो ये भी है कंपाइलर कन्वर्टर। इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसमें से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि कौन सी लैंग्वेज को कौन सा कन्वर्टर बदलेगा, ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ा था फोरट्रॉन कंपाइलर कन्वर्टर, एल्गोल हमारा ये भी कंपाइलर कन्वर्टर, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया, 1958 में यूरोप के और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इसका निर्माण किया, ठीक है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो क्या है, फुल फॉर्म है इसकी एल्गोरिथम लैंग्वेज, ठीक है, एल्गोरिथम लैंग्वेज। इसके बाद हम पढ़ते हैं हाई लेवल लैंग्वेज लिस्प। इसके बाद पढ़ते हैं हम लिस्प। इसके बाद है हमारी लिस्प। लिस्प की बात करूं मैं, अगर मैं लिस्प की बात करूं, इसकी फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्प की बात करूं तो मैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। इसको बनाया गया 1958 में जॉन मैकार्थी के द्वारा, ठीक है, जॉन मैकार्थी के द्वारा निर्माण किया गया। मैंने आपको पीछे वाली क्लास में जॉन मैकार्थी के बारे में कुछ बताया था, जॉन मैकार्थी के बारे में हमने कुछ जिक्र किया था पीछे वाली क्लासों में, जिसने लिस्प लैंग्वेज का निर्माण भी किया है। अगर मैं जॉन मैकार्थी की बात करूं तो इसने जो हमारी AI, जो पांचवी पीढ़ी में AI का प्रयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसको AI का जनक कहा जाता है, AI का जनक कहा जाता है, किसको, जॉन मैकार्थी को जनक कहा जाता है, जॉन मैकार्थी को AI का जनक कहा जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका प्रयोग पांचवी पीढ़ी में किया गया। अगर मैं लिस्प की बात करूं, इसका 1958 जॉन मैकार्थी के द्वारा, AI का जनक जॉन मैकार्थी। तो इसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, और कंपाइलर कन्वर्टर, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, इसको
चेंज करने में, इसको चेंज करने में, ठीक है। ये था हमारी लिस्प, ये थी हमारी लिस्प, ठीक है। लिस्प की फुल फॉर्म क्या है? लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट प्रोसेसिंग इसकी फुल फॉर्म है, जिसको बनाया गया 1958 में किसके द्वारा? जॉन मैकार्थी के द्वारा। जॉन मैकार्थी के द्वारा। जॉन मैकार्थी कौन है? जिसने एआई का निर्माण किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसलिए इसको एआई का जनक कहा जाता है। जो लिस्प हमारी लैंग्वेज, इसमें किस कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है? इंटरप्रेटर और कंपाइलर कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कोबोल लैंग्वेज, कोबोल हाई लेवल लैंग्वेज, कोबोल, ठीक है। कोबोल हाई लेवल लैंग्वेज। कोबोल की बात करूं मैं, कोबोल हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। कोबोल की बात करूं मैं, अगर सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म बताऊं मैं आपको, फुल फॉर्म क्या होगी कोबोल की? मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। कोबोल की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल को बनाएगा 1959 में। 1959 में इसको बनाएगा किसके द्वारा? ग्रेस हुपर मुर्रे के द्वारा। ग्रेस हुपर मुर्रे के द्वारा बनाएगा, मुर्रे के द्वारा, ग्रेस हुपर मुर्रे के द्वारा बनाया गया 1959 में। किसको? कोबोल लैंग्वेज को, कोबोल को, ठीक है। यह किससे संबंधित है? व्यापार से संबंधित है, व्यापार से, व्यापार से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है। कौन सी लैंग्वेज? कोबोल लैंग्वेज, जो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसको बनाएगा 1959 में ग्रेस हुपर मुर्रे के द्वारा। ग्रेस हुपर मुर्रे के द्वारा यह व्यापार से संबंधित है, ठीक है, व्यापार से संबंधित है। अगर इसकी बात करूं कोबोल, इसमें कौन सा कन्वर्टर है? तो इसमें कंपाइलर कन्वर्टर है, कंपाइलर कन्वर्टर, कंपाइलर कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है कोबोल हाई लेवल लैंग्वेज को बदलने के लिए। मशीन लैंग्वेज में किसका प्रयोग किया जाता है? कंपाइलर कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है, जो व्यापार से संबंधित है, जिसका निर्माण किया गया 1959 में ग्रेस मुर्रे हुपर के द्वारा। तो कोबोल की फुल फॉर्म क्या होगी? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके बाद हम पढ़ते हैं बेसिक के बारे में, बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा लैंग्वेज में, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बस ये पूछी जाएगी किसका कब निर्माण हुआ, किसने निर्माण किया और किससे संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कन्वर्टर के रूप में भी, कि कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज को कौन सा कन्वर्टर मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम बेसिक के बारे में, बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज, बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज। अगर मैं इसकी बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ बेसिक की, तो बेगिनर्स ऑल पर्पज बेगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक मोस्ट इंपोर्टेंट है सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कोड। ये है बेसिक की फुल फॉर्म, ठीक है, बेगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं इसका निर्माण कब किया गया? 1964 में बेसिक का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? इसका निर्माण किया गया कुर्ज के द्वारा, कुर्ज और जॉन कैमिनी, कुर्ज और जॉन कैमिनी के द्वारा बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज का निर्माण किया गया 1964 में कुर्ज और जॉन कैमिनी के द्वारा, ठीक है, जॉन कैमिनी के द्वारा। इसे कंप्यूटर की नींव कहा जाता है, इस लैंग्वेज को कंप्यूटर की नींव कहा जाता है, कंप्यूटर की नींव, ठीक है, सबसे बेसिक लैंग्वेज जो इसे कंप्यूटर की नींव कहा जाता है, ठीक है। यह किससे रिलेटेड है? यह है एजुकेशन से संबंधित है, एजुकेशन क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, यह एजुकेशन से संबंधित है।
किससे संबंधित है? एजुकेशन से संबंधित है। कौन? जो हमारी बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज है, जो एजुकेशन से संबंधित है, इसे कंप्यूटर की नींव कहा जाता है, जिसका निर्माण 1964 में किसके द्वारा? कुर्ज और जॉन कैमिनी के द्वारा किया गया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, इसमें किस कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है? बेसिक में इसमें इंटरप्रेटर कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंटरप्रेटर कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है बेसिक लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं पास्कल। इसके बाद है हमारी पास्कल हाई लेवल लैंग्वेज। पास्कल हाई लेवल लैंग्वेज, इसका निर्माण किसने किया, कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है और कौन से कन्वर्टर का इसमें प्रयोग होता है? ठीक है, पास्कल लैंग्वेज, पास्कल हाई लेवल लैंग्वेज, पास्कल हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अगर इसकी बात करूं पास्कल हाई लेवल लैंग्वेज की, इसका निर्माण 1970 में निकोलस विर्थ, 1970 में निकोलस विर्थ ने इसका निर्माण किया। निकोलस विर्थ ने इसका निर्माण किया, किसका? पास्कल का। ठीक है, पास्कल का निर्माण किया निकोलस विर्थ के द्वारा 1970 में। यह है व्यापार से संबंधित है, व्यापार नहीं, एजुकेशन। बेसिक भी एजुकेशन से संबंधित और पास्कल भी, यह है एजुकेशन से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है, एजुकेशन से संबंधित है। कौन सी? पास्कल। अगर इसमें बात करूं तो इसमें कौन सी कन्वर्टर का प्रयोग होगा? कंपाइलर कन्वर्टर, कन्वर्टर का प्रयोग होता है। किसमें? कंपाइलर कन्वर्टर का प्रयोग होता है। किसमें? पास्कल में। ठीक है, 1970 में बनाया गया निकोलस विर्थ के द्वारा, एजुकेशन से संबंधित है, कंपाइलर कन्वर्टर का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारी सी लैंग्वेज, सी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, सी हाई लेवल लैंग्वेज की बात करूं, इसके बाद है हमारी सी लैंग्वेज। ठीक है, सी लैंग्वेज की बात करूं मैं, इसको बनाया गया 1972 में, 1972 में सी लेवल लैंग्वेज को बनाया गया था। ठीक है, AT&T बेल लैब में। ठीक है, अमेरिका की कंपनी थी AT&T बेल लैब, अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका की, उसमें सी लेवल लैंग्वेज को बनाया गया था, उसमें सी लेवल लैंग्वेज को बनाया गया था। ठीक है, इसके आविष्कारक की बात करूं तो कौन है? डेनिस रिची हमने एक जगह और पढ़ा था, डेनिस रिची एक जगह और पढ़ा था, जिसने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया था। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसी ने सी लेवल लैंग्वेज का निर्माण किया गया अमेरिका में AT&T बेल लैब में 1972 में। ठीक है, सी लेवल लैंग्वेज की बात करूं तो इसमें कौन सा कन्वर्टर है? कंपाइलर कन्वर्टर है, कंपाइलर कन्वर्टर। ठीक है, बस इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। इससे आगे है C++ लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज। अगर इसकी बात करूं, इसका निर्माण भी अमेरिका में किया गया, अमेरिका में किया गया। किसके द्वारा? बजारने स्ट्रोस्ट्रैप के द्वारा, बजारने स्ट्रोस्ट्रैप के द्वारा निर्माण किया गया C++ लैंग्वेज का। ठीक है, अमेरिका में बजारने स्ट्रोस्ट्रैप के द्वारा निर्माण किया गया। इसका निर्माण कब किया गया? 1983 में बनाई गई C++ लैंग्वेज, 1983 में। ठीक है, इसे उप्स लैंग्वेज भी कहते हैं, उप्स लैंग्वेज। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि उप्स लैंग्वेज किसे कहते हैं, उप्स लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो C++ लैंग्वेज को उप्स लैंग्वेज भी कहते हैं। उप्स लैंग्वेज की अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं? उप्स। तो C++ लैंग्वेज को कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं किस कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है
तो कंपाइलर कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। C++ से C से कंपाइलर और C लैंग्वेज में C से कंपाइलर, ठीक है। इसमें 1972 में डेनिस रिची ने इसका निर्माण किया। इसमें C++ में अमेरिका में बाजार ने स्ट्रैप के द्वारा इसका निर्माण किया गया 1983 में। इसे उप्स लैंग्वेज भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद हमारी लास्ट हाई लेवल लैंग्वेज है जावा। इसके बाद हमारी जावा हाई लेवल लैंग्वेज की बात करूं मैं अगर, जावा लैंग्वेज है हमारी, इसको जावा हाई लेवल लैंग्वेज को बनाया गया 1995 में 1995 में बनाया गया, ठीक है। 1995 में बनाया गया किसके द्वारा? जेम्स गोसलिंग के द्वारा बनाया गया। जेम्स गोसलिंग के द्वारा बनाया गया किसको? जावा हाई लेवल लैंग्वेज को 1995 में, ठीक है, जेम्स गोसलिंग के द्वारा। अच्छा, यह है इंटरनेट पर आधारित है, यह इंटरनेट पर आधारित है। इंटरनेट पर आधारित कैसे? जैसे हम इंस्टाग्राम चलाते हैं तो बिना इंटरनेट के वो नहीं चलता, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? जावा लैंग्वेज का एग्जाम्पल है, ठीक है। किस पर आधारित है? इंटरनेट पर आधारित है। 1995 में जेम्स गोसलिंग के द्वारा इसका निर्माण किया गया, ठीक है। इसमें कन्वर्टर कौन सा होगा? तो दोनों होंगे, इंटरप्रेटर और कंपाइलर कन्वर्टर होंगे, ठीक है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर कन्वर्टर होंगे। इसी तरह से लिस्प लैंग्वेज भी ऐसी थी जिसमें दोनों कन्वर्टर थे, ठीक है। और जावा भी ऐसी जिसमें दोनों कन्वर्टर है, ठीक है। इस दोनों कन्वर्टर है। इसके बाद हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर में, फर्स्ट पढ़ा था हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड हमने पढ़ा है लैंग्वेज कन्वर्टर, थर्ड है हमारा लिंकर और फोर्थ लोडर। इसमें एक लाइन की बात है, बस ये और कंप्लीट कर लेते, ठीक है। लिंकर हमारा क्या होगा? अगर मैं लिंकर की बात करूं, लिंकर हमारा क्या होगा? जो भी कार्य है समान प्रकार के होंगे, समान प्रकार के फाइल होती है जो हमारी लिंकर, ठीक है। लिंकर कार्य की समान फाइलों को आपस में लिंक करके रखना, बस इसमें इससे ज़्यादा बात नहीं है, ठीक है। जैसे मूवी के पार्ट, ठीक है, उनको लिंक करके रखना किसका कार्य है? लिंकर का, ठीक है। इसके बाद हमारा है लोडर, ठीक है। इसके बाद हमारा लोडर का क्या कार्य है? जो फाइलें लिंक की गई है, लिंक की गई फाइलों को रैम पर प्रोसेस करके दिखाना, रैम पर लोड करता है और उस पर दिखाना, रैम पर लोड करके दिखाना, ठीक है। किसका काम है? लोडर का कार्य है ये, ठीक है। बस इससे ये था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये था हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। इससे आगे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है MS ऑफिस, ठीक है। MS ऑफिस जो MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इस तरह की बातें हम उसमें पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, ठीक है। हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया कंप्लीट। एक हमने क्वेश्चन किया था इससे पहले वाली क्लास में, क्वेश्चन था हमारा कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो उसका आंसर है हर्ट्ज में। कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में, ठीक है। हर्ट्ज में कंप्यूटर की गति मापी जाती है।
आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं।